व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और कुछ 20-25 दिन के बाद आज इस वीडियो के ऊपर चैनल आ रहा है जिसके अंदर मैं ये देखो। अरे यार मम्मी ये क्या है, यहीं पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया, यहाँ सामने स्टूडियो बनाया इतनी मेहनत कर करके और सामने ही वो क्या। चलो कुछ खास ऑप्शन है भी नहीं अपने पास, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे ना ऐसी क्या बोलूँ अब मैं। अब देखो यार, घर वालों को तो कुछ खास किया नहीं जा सकता और ना तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वो हटाऊं और ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं बोलूं। तो मेरे हिसाब से हमको वीडियो बनाने पे फोकस करना चाहिए। मूड फ्रेश 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज कम से कम 20-22 दिन बाद वीडियो आ रहा है और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमको ये बोलता हूं कि मैं महीने में एक वीडियो डालूं, बट वो वीडियो ऐसा हो जिसके अंदर इतना ज्ञान हो कि बाकी सबके 10 वीडियोस के बराबर हो। तो वही चीज हम करते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि रोज एक वीडियो डालो, रोज 2 वीडियो डालो, 2 दिन में 1 वीडियो डालो, उससे कोई टेंशन नहीं है। मैं जब भी वीडियो डालूं मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे भरोसा करती है। तो अगर मैं कम वीडियोस भी डालूंगा तभी वो भरोसा करेगी कि एक वीडियो देखो इस बंदे का, बट वो वीडियो ऐसा होगा कि भैया तुम्हारे आने वाले 4 महीने शॉर्ट हो जाएंगे। तो खैर ये तो बात हो गई वीडियो की, बट अभी आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो कुछ ऐसे टिप्स बताना रहा हूं और उसके अंदर कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो कि जब मैंने पिछले साल और पिछले साल बच्चों को बताए तो इससे लाखों बच्चों को इतना ज्यादा फायदा हुआ है। इसलिए जो सारी टिप्स हैं, मतलब हो सकता है कि आगे चल के मैं इनमें से एक टिप के ऊपर पूरा एक वीडियो बना दूं 10-10 15-15 मिनट का, बट आज इस वीडियो के अंदर तुमको सारी टिप्स एक साथ में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक और चीज है भाई, अगर तुम लोगों ने तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि तुम इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो। और अगले हफ्ते एक बहुत ही तोड़ू चीज आने वाली है तुम्हारे लिए, मैं अभी से टीज कर देता हूं, तो ये चीज का ध्यान रखना। 23, 24, 25 अगस्त के आसपास आएगी, बट बहुत ही ज्यादा तोड़ू चीज होने वाली है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बट आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली टिप जो है वो यह है कि हमको क्लास 9 से लेके आगे तक सिलेक्टिविटी को मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पढ़ना डज नॉट मीन मोर मार्क्स। पहले तो क्या होता था कि जितना ज्यादा पढ़ा उतना ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, बट यहां पर सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास में मटेरियल की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास में पढ़ने के लिए टॉपिक्स की कमी नहीं होगी, सबकी भरमार है। बट हमको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन कौन सी चीज को पढ़ना है और कौन कौन सी चीज को नहीं पढ़ना है। एक दो चीजों को पकड़ो, उनको बहुत अच्छे तरीके से करो। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान से समझ में आता तो उससे समझो, किसी एक पर्टिकुलर बुक से समझ में आता तो उससे समझो, किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर समझ में आता तो उससे समझो। हमको हर किसी का ज्ञान नहीं लेना है, हमको सिलेक्ट करके ज्ञान लेना है, क्योंकि हमें क्या देखना है कि हमारा सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है। तो एग्जाम जैसे जैसे पास आएगी ना, तुमको आरओआई पे फोकस करना है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि अगर 10 टॉपिक्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को करने से मेरे बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं और किसी दूसरे टॉपिक को करने से जो कि बहुत डिफिकल्ट है और मुझे उतने मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो मैं वो टॉपिक पहले पकड़ूंगा जिसमें मुझे कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ रहे हो। तो यहां पर हमको उस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, वैसे तो ये बोनस टिप हो गई, वो ये है कि साइंस और सोशल साइंस भले ही अपने आप में 3 और 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर ये एक ही सब्जेक्ट है। तो साइंस के अंदर भले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, बट अगर तुम्हारा कोई एक स्ट्रॉन्ग नहीं है और बच्चे 2 भी स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे अल्टीमेटली साइंस में अच्छे नंबर आएंगे। जब तुम्हारे साइंस में 100 में से 90 मार्क्स आएंगे ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि बायो में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, फिजिक्स में कितना है। सब लोग ये बोलेंगे कि 9th के साइंस में इसके 90 मार्क्स है ना। सेम चीज 10th में, सेम चीज सोशल साइंस में भी होगी कि कोई ये नहीं पूछेगा हिस्ट्री में कितना है, ज्योग्राफी में कितना है, सिविक्स में कितना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पढ़ना उनको भले अलग अलग है, बट जब हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करें तो हमको उनको साथ में लेके ऐसे चलना है कि ये एक ही सब्जेक्ट है। तो अगर मान लो हिस्ट्री का चैप्टर 3 मेरा वीक है, अरे तो भाड़ में जाए। ज्योग्राफी के सारे चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग है, सिविक्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो भले वो एक चैप्टर में थोड़ा कम आ रहा हो, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर तो ऑलमोस्ट इक्वल स्प्लिट आएगा, तो हमको वहां पर मेहनत ज्यादा करनी है जहां पर कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी टिप है वो ये है कि 9th क्लास के अंदर और 9th ऑनवर्ड्स सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्म ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी। इसका मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम अपने शहर की सबसे सस्ती कोचिंग में जा रहे हो, सबसे महंगी कोचिंग में जा रहे हो, या किसी भी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हो, या तबाही बैच के अंदर हो, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है मेरी जान कि तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा एक फार बेटर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू 2-3 घंटे कोचिंग जाने वाला बच्चा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोचिंग छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोचिंग जाना ही छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि तुम कोचिंग जा रहे हो, ठीक बात है, बट वहां पर तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि अगर तुम्हें 9th और 10th में अच्छा स्कोर करना है तो कोचिंग में जाके किसी और से पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो भले हम दिन में 1 घंटा करें, पर जरूर करें और इसको कंसिस्टेंटली। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, एक दिन में 6 घंटे पढ़ के बाकी दिन चिल करना इज नॉट कूल।
6 दिन 1 घंटा पढ़ना इज मच बेटर देन दैट। अब जो तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जिससे तुम्हारे पैसे, एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब कुछ बचेगा, वो ये है कि भैया बुक्स का ढेर नहीं लगाना है। और इस एक टिप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तुम प्लीज जाकर उसको देख लेना। बट अगर उसका क्विक जिस्ट दूं तो इतना सा है कि भैया रेफरेंस बुक्स की जरूरत तब पड़ती थी जब इंटरनेट नहीं था और जब थ्योरी टॉपिक समझने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने पड़ते थे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर करें तो भैया डेफिनेटली लेके आ जाओ, बट अगर 9th-10th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए तुम्हें किताबों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। आर.डी. शर्मा ये जो किताब है या आर.एस. अग्रवाल जो किताब है जो मैथ्स के लिए होती है, इन पे हमको तब जाना जब हम एनसीईआरटी कर चुके हैं। हम एनसीईआरटी एक बार कर लें, उसके बाद वहां पर देखो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे और तुम आराम से एनसीईआरटी तो कर ही लोगे, तो आर.डी. शर्मा लेके आ जाओ और एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा साथ में चला लो। बट अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो इतना ज्यादा शायद ही कर पाऊंगा, तुम्हें थोड़ा डाउटफुल लगता है, ऐसा लगता है कि भैया मैं थोड़ा चिलविल कर लूंगा जिंदगी में, तो एनसीईआरटी एक बार कर लो, उसके बाद में जिस चैप्टर के हो जाए उसके भले आर.डी. लगाना। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि एक बार एनसीईआरटी पूरी निपटा दो, उसके बाद आर.डी. उठा के लाओ। क्योंकि क्या होगा कि तुम शुरू के 1-2 चैप्टर्स तो आर.डी. में से बड़े खुश होकर करोगे, बट बाद में वो किताब सिर्फ वेस्ट ही होना है। ठीक है, तो किताब बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट पहले एनसीईआरटी तो कर ले मेरी जान, क्योंकि सबसे ज्यादा 90% पेपर तो उसी में से आने वाला है। जो बचा हुआ 10-15% है उसके लिए तो इतनी मोटी किताब करने वाला है। और एक चीज का प्लीज ध्यान रखना कि किताबें जितनी हो सके उतनी सेकंड हैंड लाना। अगर तुम्हें बुक्स चाहिए ही तो तुम आजकल क्वेश्चन बैंक बहुत सारी आती है, क्वेश्चन बैंक लेके आओ, क्योंकि 9 से लेके आगे तक ये टिप मैं तुमको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ये टिप तुमको एक बोनस टिप की तरह बताता हूं कि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे ने 10 घंटे पढ़ाई की, कितने टॉपिक पढ़े, अगर उसने उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वो किसी काम का नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अगर तुम एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आंसर से याद करके चले गए ना तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू उस बच्चे से जिसको सारे कंसेप्ट्स आते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसके लिए तुम चाहो तो इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक ला सकते हो, आजकल बहुत सारी आती है। मैंने तुमको पिछले वीडियो के अंदर बताया, मैंने क्योंकि अब देखो ओसवाल की मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं तुमको क्योंकि मैंने खुद ने अपने बचपन में यूज की हुई है, तो लेगेसी चलती आ रही है। मतलब 10-10, 15-15 साल पुरानी जो बैचेस हैं वो भी कहीं ना कहीं ओसवाल यूज कर रही है। तो मैं इसलिए ओसवाल की बुक्स रिकमेंड करता हूं। इनके सारे जो भी क्वेश्चन बैंक देखो तुमको जो पसंद आते हैं, जो तुमको अफोर्डेबल लगते हैं वो तुम ले सकते हो। बट ओसवाल के अंदर एडवांटेज ये है कि तुमको सबके फ्लो चार्ट मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे रखे और सारे सब्जेक्ट्स की भी आती है। तो इनका अगर तुमको लेटेस्ट एडिशन लेना हो, बंडल लेना हो, तो मैं Amazon की लिंक भी दे दूंगा, या फिर तुम अपने आसपास के स्टोर से भी ला सकते हो, तुमको मिल जाएगी इजीली। बट हाँ ये है कि Amazon के ऊपर एक गारंटी रहती है कि तुमको लेटेस्ट एडिशन ही मिलेगा, और जनरली आसपास के स्टोर में थोड़ा पुराना एडिशन मिलेगा तो दिक्कत आएगी। और अब अगर जल्दी नहीं है तुमको कि मुझे कल ही किताब चाहिए तो तुम Amazon से ऑर्डर कर लो, तुमको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तुम्हारी जो इच्छा है। अब जो चौथे टिप है वो है कि 9th ऑनवर्ड रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अगर तुमने एक चैप्टर को आज पढ़ा और इस तरीके से नहीं पढ़ा कि तुम 6 महीने बाद जब पढ़ो और सिर्फ एक पेज में उस पूरे चैप्टर को समझ पाओ, तो आज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब क्या है कि आज तुमने किसी चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे लगाए, जब तुम्हारी एग्जाम है उसके एक दिन पहले भी तुम उस चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे लगा रहे हो, तो मेरी जान फिर आज पढ़ने का मतलब क्या था? आज हमने इसीलिए पढ़ा ना ताकि बाद में हमको टाइम नहीं लगाना पड़े। तो आज हमको इस तरीके से पढ़ना है, इतने रिवीजन सेंट्रिक पढ़ाई करनी है हमको। हर एक चीज को, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जब खुद से हम नोट्स बना रहे होंगे तो हमको हर एक चीज को एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन करना है। मैथ्स में जब तुम क्वेश्चंस करो, देखो ये टिप्स बहुत छोटी छोटी मैं एक एक लाइन में जो बोल रहा हूं, बट ये एक एक लाइन के ऊपर लोग एक एक वीडियो बना देते हैं। तो मैं अपनी जो एक एक शब्द बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एनसीईआरटी जब तुम मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर 3 टाइप के मार्क्स यूज करो। जो क्वेश्चन तुमसे एक बार में हो गया उस पर टिक लगा दो। इससे क्या होगा कि जब तुम एग्जाम टाइम में देखोगे तो तुम्हें उसको बस फटाफट ऊपर से रिवाइज करना रहेगा। जिस क्वेश्चन में तुमको एफर्ट लगाना पड़ा उसके ऊपर सर्कल मार्क कर दो कि जब तुम एग्जाम टाइम में जाओगे जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है क्योंकि उस टाइम मुझे क्वेश्चन एक बार में नहीं आया था। और जो क्वेश्चन तुमसे आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है उसके ऊपर तुम स्क्वायर लगा दो, क्रॉस मत लगाना क्योंकि क्रॉस मतलब ऐसा समझ लेते कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो स्क्वायर लगा दो, कोई भी और एक शेप बना दो ताकि जब तुम बाद में इसको रिवाइज करो और एग्जाम टाइम में जाओ तो तुमको पता रहे कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता, तो ये तो मुझ पर फोकस करके करना ही करना है। तो ऐसे करके हमें जो पढ़ाई आज करनी है वो रिवीजन सेंट्रिक करनी है और साथ में रिवीजन वीकली बेसिस पे करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी पूरे वीक में पढ़ा उसको हम लास्ट के एक दिन, देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं तो नहीं चाहता हूं कि तुम 10-10 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, बट मेरा इतना सा फंडा है कि तुम इतनी पढ़ाई कर लो कि बाद में तुमको दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो संडे के दिन तुमको बस ये ध्यान रखना है कि तुमने जो पूरे वीक में एटलीस्ट टॉपिक्स देखे हैं, जो टॉपिक्स पढ़े उनको तुम बस झाड़ लो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा ब्रशअप कर लो। इसका मतलब ये कि तुम एक एक पढ़ने बैठ जाओ, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे एक एक चैप्टर को वापस से पढ़ो। इसका मतलब बस ये है कि तुम उन टॉपिक्स को देखो, अच्छा ये टॉपिक पढ़ा, इसके बारे में याद है क्या? हाँ मुझे याद आ रहा है, अच्छा मोशन के अंदर अच्छा ये था, ओके 3 इक्वेशन मोशन थी, हाँ ये थी, ठीक है समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक पढ़ा, अच्छा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अरे ये क्या था यार, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो तुमने उसी टाइम पे रिवाइज कर लिया। तो इस टाइप से करना है, जो तुमको आ रहे हैं रिकॉल करते जाओ, हाँ ये आ गया सॉर्टेड है, अच्छा ये नहीं आया, अरे यार ये क्या था, थोड़ा दिमाग लगाया नहीं आया, कॉपी में से खोल के देखा, ऐसे होता है रिवीजन। तो उस एक वीक में जो तुमने पढ़ा ना वो जीरो नहीं होगा, इसलिए जब तुम एग्जाम में जाओगे ना तो तुम्हें वापस से 3-3, 4-4 घंटे उसी चैप्टर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए तुमने आज दिए, तब वो काम आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा। अब नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें
एक ईगो होता है हमेशा से, अरे ये लास्ट में कर लेंगे, ये लास्ट में कर लेंगे। देखो मुझे भी वो चीज थी, बट मैं तुम लोगों को एक भाई की तरफ, देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि सब कुछ टाइम पे करो, आज की चीज आज करो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे सो इसी सेकंड। मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है भाई, कुछ चीजें रह जाए तो चिल रहने दो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, बट फिर भी पता है थोड़ी छोटी छोटी चीजें जिनमें आज हमारे 15-20 मिनट लग रहे होते हैं और आगे चल के हमारा बहुत ज्यादा टेंशन सॉल्व हो जाता है, तो वो चीजें कर लो। वो कौन कौन सी है? असाइनमेंट, कॉपी कंप्लीशन और तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल्स। ये तीन वो चीजें होती हैं जो एंड टाइम पर जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। अब देखो इनके सिंपल 2 टिप्स बता देता हूं, ये दोनों टिप्स हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि ये काम हमको तब करना है जब हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर गया। आज मैंने पढ़ लिया बहुत, आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मुझे नींद नहीं आ रही, बट मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो मैं कुछ भी पढ़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ईयरफोन्स लगाऊंगा, अपने फेवरेट गाने प्ले करूंगा और उनको लिखना चालू कर दूंगा। ये होगी पहली टिप। दूसरी जो टिप है वो और स्मार्ट वाली टिप है, और जो इसके पहले मैंने रिवीजन वाली टिप बताई उससे लिंक्ड है। हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्टीमेटली असाइनमेंट में, कॉपी कंप्लीशन में या होमवर्क में, इन तीनों ही चीजों में जो भी चीज आ रही है वो है तो सिलेबस से रिलेटेड, वो है तो वही क्वेश्चन जो एग्जाम आने के चांसेस है, वो है तो वही क्वेश्चन हमारी टीचर ने दिए, तो उन क्वेश्चंस को अगर हम एज प्रैक्टिस या एज रिवीजन ट्रीट करें बजाय कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डूइंग होमवर्क, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मान लो कि मैंने चैप्टर पढ़ा, जो मैं संडे को तुमको रिवीजन कहने की बात कर रहा हूं कि आधा एक घंटा ब्रशअप कर लो, उस आधे घंटे ब्रशअप की बजाय तुमने अगर ये जो क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, ये जो असाइनमेंट लिखना था तुम्हें, ये अगर तुमने कर लिया और अगर वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो भाई अल्टीमेटली टॉपिक का रिवीजन ही हो ना। तो उस टाइम पे बस ये मत करना कि तुमने एक कॉपी ली दोस्त की और उसमें से छाप रहे हो, वो काम मत करना। भले ही तुम्हारे होमवर्क में आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लग जाए, बट वो 1 घंटा विल बी वर्थ 10 आवर्स। पता है क्यों? क्योंकि जब तुमने आधे घंटे की बजाय, आधे घंटे में तुमने छाप लिया, बट उसके बजाय तुमने 1 घंटा खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करने का ट्राई किया कि मैं ये क्वेश्चन खुद से करूंगा, तो हुआ क्या, रिवीजन हुआ, प्रैक्टिस हुई, राइटिंग प्रैक्टिस हुई, और चौथा ये कि अब जब तुम बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन तुम अपने हाथ से लिख के याद कर चुके हो। और इसका एक सिमिलर सिनेरियो प्रैक्टिकल फाइल्स के साथ में भी है। क्या होता है ना कि आज अगर तुमने जो प्रैक्टिकल फाइल है, आज तुम्हें जो प्रैक्टिकल कराया, अगर तुम आज का जाके लिख लो, देखो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बट मेरी जान थोड़ा ध्यान रखो इस बात का कि अगर तुम आज वो कर लेते हो तो मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। अगर तुम आज नहीं करते हो और बिल्कुल एंड टाइम पे करते हो, तो पता है एंड में क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम के 2 दिन पहले क्या होगा, मान लो कि तुमने प्रैक्टिकल किया, उसकी रीडिंग मिस हो गई, वो रीडिंग गलत आ गई, तुम टीचर के पीछे भाग रहे हो साइन करवाने के लिए, टीचर एब्सेंट हो गई, साइन नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा दिक्कत देगी तुम्हें एंड में, ठीक है। और उस टाइम पे टीचर्स तुम्हें बहुत भगाएंगे ही भगाएंगे, वो यही बोलेंगे कि तो साल भर से तो था नहीं, आखिरी के 2 दिन में आ गए मेरे पास में, अब वो भी तुम्हारे मजे लेंगे। तो उस चीज को थोड़ा जहां पर अवॉइड कर सकते हो वहां कर लो। मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल आज का आज ही कर लो, बट कभी कभी तब जब भी टाइम मिले ना, तो अपने प्रैक्टिकल जो फाइल है ना उसको थोड़ा टाइम टू टाइम अपडेट रखो और साइन करवाते रहो। अब एक और टिप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम अब टाइम टेबल बनाना चालू करोगे। सब लोग बोलेंगे टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, तुम टाइम टेबल बनाओगे, तुम कैसा बनाओगे, 8 बजे वेक अप, 8:30 बजे ब्रश करो, 9 बजे ये पढ़ो, 10 बजे वो पढ़ो। अच्छा स्कूल जा रहे हो तो 2 बजे आ गए तो 2 से 3 में ये करो, 3 से 4 में ये करो, किस दिन छुट्टी है तो भैया 5 से 7 में ये करो, 7 से 9 में ये करो। दिस इज द कन्वेंशनल टाइम टेबल, जो कि आज के बच्चे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर के। हमको क्या करना है, हमको मेरी जान फॉलो करना है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर मुझे लिंक मिलते तो उसकी लिंक डेफिनेटली शेयर करूंगा। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल का मतलब यह है कि हमें टाइम को फंक्शन लेके टॉपिक्स डिसाइड नहीं करने, हमको टॉपिक्स को फंक्शन लेके टाइम डिसाइड करना है। इसका मतलब क्या है कि मैं जनरली क्या करता, मैं जनरली ऐसा करता कि मैं फॉर एग्जांपल 15 तारीख को ये चैप्टर करूंगा, 16 तारीख को ये चैप्टर करूंगा, 17 तारीख को ये चैप्टर करूंगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पता है क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया तुमको करना है मान लो चैप्टर नंबर 3। अब इस चैप्टर नंबर 3 को तुम्हें कब तक करना है, ये डेडलाइन वाली फिलॉसफी तुमको फॉलो करनी है कि भाई चैप्टर नंबर 3 को मैं 16 तारीख तक सॉल्व करना चाहता हूं। अब चैप्टर, इससे क्या एडवांटेज होगा कि भाई तुम्हें 15 को टाइम मिलेगा तो तुम वो भी कर लोगे, 14 को टाइम मिलेगा तो तुम तब भी कर लोगे। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ना मेरी जान कि 16 तारीख को तुम चैप्टर नंबर 3 करना चाहते हो, तो तुम पक्का उसी दिन करोगे, उसके पहले तुमको टाइम मिलेगा तो भी तुम भाड़ में आने दोगे टाइम को, तुम उसको नहीं करोगे। तो मैं देखो रेट्रोस्पेक्टिव टाइम एक बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लिंक मिलेगी तो मैं उसको डेफिनेटली दे दूंगा। बट इतना ध्यान रखना कि हमें अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को एक फंक्शन बनाना और उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करना है कि अच्छा चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 3 चैप्टर जो है ये मुझे 18 तारीख तक करने हैं, ठीक है। अब 18 तारीख के अंदर मुझे कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक है तुम टाइम डिवाइड कर सकते हो। इससे पता है एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि तुम्हारे जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के अंदर जो वीक टॉपिक्स होंगे या जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे तुम उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर पाओगे। जो वीक टॉपिक्स होंगे उनको तुम ज्यादा टाइम दोगे, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे उनको तुम कम टाइम दोगे। अगर तुम जनरली टाइम टेबल बनाते हो जैसे नॉर्मल बनाते हो, उसमें क्या होता है कि मान लो 17 तारीख को तुमको चैप्टर 4 करना है, अब तुम भैया वीक को भी उतना टाइम दोगे, स्ट्रॉन्ग को भी उतना टाइम दोगे, तो इससे तुम्हारा प्रॉपर्ली चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। और भाई छोटी सी चीज बताओ, अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं भी होता ना तो भी चिल करो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको अपने टाइम को लेकर, मैं पिछले साल भी ये चीज बोल चुका हूं, इस बार भी ये चीज बोलता हूं कि टाइम को लेकर बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होना है कि भैया 10 मिनट में खाना खाना मतलब 10 मिनट में खाना है, अरे भैया आज तो ये काम करना मतलब करना, अरे भैया आज तो 3 बज गए, 3 बजे तो मेरा ये करने का टाइम है। अरे मेरी जान तुम रोबोट नहीं हो, तुम मशीन नहीं हो, समझो इस बात को, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी किसी की, तो काम डाउन मेरी जान।
बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ऐसी चीजें जो कि सिर्फ तुम्हारा भाई समझ सकता है, जो तुम्हारा दोस्त बिल्कुल जैसे मैं हूं, तो मैं बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारे दिल की भावना समझ सकता हूं, जो कि सब लोग नहीं समझते हैं। वो ये है कि हमें अपने शहर की बेस्ट कोचिंग्स को ढूंढने के लिए अपने कम्यूट टाइम को नहीं बढ़ाना है। मतलब कि भाई मैं फिजिक्स के लिए कोचिंग जा रहा हूं, फिर वहां से 10-15 मिनट दूर 4 बजे किसी और कोचिंग जा रहा हूं मैथ्स के लिए क्योंकि वो बेस्ट सर है, फिर वहां से कहीं केमिस्ट्री की कोचिंग जा रहा हूं। ये काम मत करो प्लीज। इससे पता है क्या होता है, तुम्हें जो कम्यूट कर रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा उसमें, और जितने तुम्हारे रिजल्ट निकलने तो उतने नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही कोचिंग में जाओ, ट्राई करो कि तुम बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का, अगर तुमको नहीं भी मिले कोचिंग, तो देखो अल्टीमेटली ना कोचिंग वो अच्छा होता है जहां से हमको समझ में आता है। अब अगर तुम्हें समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मेरे लेक्चर समझ में आ रहा है, वहां से देख लो। तबाही बैच के अंदर समझ में आ रहा है, जो कि पढ़ ले के ऐप के ऊपर, तो वहां से देख लो। पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि भैया तबाही बैच क्या है जो आपने बोला है, तो भाई तबाही बैच ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, पढ़ ले के ऐप पे जाकर तुम देख सकते हो पूरा सिलेबस, सारा मटेरियल, एक एक लेक्चर, मतलब डिटेल में पूरी पूरी कोचिंग क्लास उठा के मैंने तुम्हारी फोन की ऐप में रख दी, जहां पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सब लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज है, तो वहां से अगर तुम्हें समझ आता तो वहां से करो। बट इसका मतलब देखो, कम्यूट टाइम में रिड्यूस करने का क्यों बोल रहा हूं, उसका सिंपल सा टाइम है। तुम एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हो, तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो। अब देखो नॉर्मली सुनने में तो ये लगता है कि 10-15 मिनट तो लग रहे हैं, तो चले जाओ, तो माँ बाप भी यही बोलेंगे कि चले जाना, ये कोचिंग बेस्ट है तो। बट देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो, ये कम्यूट या टॉप नॉच से ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने कन्वीनियंस को देखो। तुम्हें आने जाने में टाइम यूटिलाइज, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वैसे आजकल बहुत सारे बच्चे कोचिंग तो जाते नहीं, हमारी बैच के अंदर हजारों बच्चे हैं, यूट्यूब पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें फिर भी लगता है तो बिल्कुल नो डाउट तुम जा सकते हो कोचिंग, भले बेस्ट कोचिंग ना जा पाओ अपनी शहर की, बट ऐसी जगह जाओ जहां पर सब कुछ चीजें बैलेंस्ड हो। अब 9th के अंदर एक चीज का और ध्यान रखना, 9th ऑनवर्ड्स की टीचर का पढ़ाया सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भैया टीचर ने अगर इस पोर्टली के अंदर या जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये 5 चीजें लिख दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 करके तुम्हारे एग्जाम में पूरा नंबर आ जाएंगे। एग्जाम में पूरे नंबर एनसीईआरटी करने वाले के आएंगे, और जरूरी नहीं कि टीचर तुम्हें पूरी एनसीईआरटी करवाए। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट सफिशिएंट हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर की ही सुन लियो, टीचर ने जो क्लास में करवाया उसी से मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और 10th में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर ऐसे लिखी हुई होती है, एक एक वर्ड ऐसा लिखा होता है जो एग्जाम में आ जाता है, और जनरली 10th क्लास में तो होता ही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि टीचर ने जिस पोर्टली में से पढ़ाया उसी सेम पोर्टली से उतर के एग्जाम के अंदर आंसर्स नहीं आएंगे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस पोर्टली में से प्लस एक ऐसी पोर्टली होगी जो तुम्हें खुद से सेल्फ स्टडी करके मिलेगी। तो इन दोनों पोर्टलियों का मिक्सचर तुम्हें एग्जाम वाले क्वेश्चंस की पोर्टली में मिलेगा। तो ये थोड़ा पोर्टली ज्यादा होगी, बट आई होप तुम समझ गए हो। अब भैया 9th क्लास के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक के अंदर कहां से क्या रेफर करना है। इसका मतलब ऑल इन ऑल 9th क्लास के अंदर तुमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वो कम मैटर करता है एज कंपेयर टू तुम्हारा गाइडेंस, कि तुम्हें गाइड कौन कर रहा है, तुम्हें मेंटोर कौन कर रहा है। तुम्हारे जो टीचर तुम्हें अच्छे लगते हो तुम वो कर सकते हो, या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं प्रणय भैया सबसे अच्छा मेंटोर करते हैं, प्रणय भैया अच्छे से गाइड करते हो, तुम मेरी बात सुन सकते हो कि भाई इसके अंदर तुम्हें एक गाइड को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि अच्छा इस व्यक्ति ने बोला है कि याले टॉपिक्स नहीं करना है, इस व्यक्ति ने बोला है कि याली किताबें नहीं करना है, इस व्यक्ति ने बोला है कि यहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो तुम्हें अगर वो थोड़ा सा, क्योंकि क्या होगा 9th में आने के बाद में तुम्हारे पास में सब चीजों का, तुम्हारे इमोशंस का, तुम्हारे बाकी चीजों का, आसपास के दोस्तों का, स्कूल का, पढ़ाई का, सबका एकदम से एक साथ भरमार आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि तुमने एक वार्डरोब को खोला और वार्डरोब के सारे कपड़े तुम्हारे मुंह पे आ गए एकदम से। तो तुम्हें ये क्लटर जब तुम वार्डरोब को जमाओगे ना, तो तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना कि कौन से कपड़े मेरे लिए काम के और कौन से कपड़े काम के नहीं है। और ये बताने के लिए तुम्हें एक फैशन डिजाइनर चाहिए। मतलब थोड़ा पता नहीं कैसा एग्जांपल रहा है, बट समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को, कि तुम्हें ये क्या पढ़ना है ना, कितना अच्छा ये मैंने चैप्टर पूरा कर लिया, अरे मेरी जान उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने उस चैप्टर को कैसे पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा है, कौन से क्वेश्चंस रेफर किए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक को उतना तूने फोकस दिया है नहीं दिया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और भैया 9 टिप्स तो हो गई, बट एक बोनस टिप तुम लोगों को देना चाहता हूं, जो कि आगे चल के पूरी किसी भी चीज के लिए, चाहे तुम 11th में साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, बायोलॉजी ले रहे हो, जो लेना वो ले रहे हो, ये चीज आजीवन कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाद, हायर स्टडी, सब जगह तुम्हारे लिए काम आएगी कि भैया पढ़ना ऐसे है जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने 9, 10, 11, 12 जितनी भी पढ़ाई की हो, मुझे कभी भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आया जितना मुझे आज समझ में आता है, क्योंकि आज मैं पढ़ाता हूं। तो हमें कोई भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं ना, तो उसको इस तरीके से पढ़ना है कि बाद में मुझे ये टॉपिक को किसी और को समझाना है। जब तुम ऐसे पढ़ना चालू कर दोगे ना, तो तुम्हारा काम भाई नेक्स्ट लेवल सॉल्व होगा। मतलब करना क्या है, तुमने एक नोटबुक खोली, तुमने नोटबुक में से पढ़ा और सोचा अच्छा ओके, अब तुम सामने किसी इमेजिनरी पर्सन को समझाओ। ठीक है, मान लो जैसे गट्टू है, तो देख गट्टू क्या होता ना, एक बार लुई 16 नाम का एक आदमी था, तो भाई बहुत ही बेवकूफ आदमी था, उसको समझ में आता था टैक्स पे टैक्स बढ़ा जा रहा है, खुद की चिंता, बस उसको खुद की चिंता, लोगों की चिंता है नहीं। जब तुम ऐसे पढ़ाओगे ना, जब ऐसे कॉन्वर्सेशन करोगे इमेजिनरी पर्सन के साथ में, हालांकि किसी और को देखने में देना वरना समझेगा कि तुम पता नहीं कौन आत्मा से बात कर रहे हो, बट जब तुम ये चीज करोगे ना, तो तुम्हारी आजीवन ये चीज बहुत
ज्यादा हेल्प करेगी। तो दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताई और अगर तुमने इसमें से आधी 50% भी इंप्लीमेंट कर लेना तो बहुत अच्छी होगी। ये टिप्स वही टिप्स है जिनके ऊपर मैं एक टिप के ऊपर आधे घंटे का वीडियो भी बना सकता हूं, बट मैंने ट्राई किया कि जितने जिस्ट में तुमको बता सकूं उतने जिस्ट में बताऊं, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना टाइम नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए फालतू के वीडियोस बनाते रहो और मेरा काम कभी नहीं रहा है। मैं चाहता हूं क्वालिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी कभी भी फोकस नहीं करता हूं मैं। तो बस यही चीज है। और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलोइंग करते हो, देखो मैं अपना देखो जहां मैं प्रमोट करता हूं बिल्कुल बेशर्म वजह से करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूं और मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे सामने जो बोलूंगा तुम उस पर भरोसा करोगे और जो तुम बोलोगे मैं उस पर भरोसा करूंगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो मेरे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, सिंपल है, अच्छा लगता है देखने में, है। मैं कोई ये ज्ञान नहीं दूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ तो दुनिया का सबसे अच्छी चीज मेरा, नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे वही इंस्टाग्राम है जैसा सबका होता है, बस तुमको थोड़ा फॉलो कर लोगे तो भाई फैमिली बढ़ जाएगी इतनी, अच्छा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो सरप्राइज आने वाला है ना, जो नेक्स्ट वीक में आने वाला है, डेट तुमको पता चल जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल में है। तो मेक श्योर कि तुम उसके अंदर डेफिनेटली आओ। वो जो वीडियो में बनाऊंगा उसको डेफिनेटली देखो। वैसे तो देखते हो सारे, बट वो वीडियो को तो पक्के से देखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने पूरी स्कूल के अंदर फैला देना कि 9th क्लास के लिए अगर सबसे बेस्ट चैनल यूट्यूब के ऊपर कोई है तो जस्ट पढ़ ले, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई लव यू मेरी चांस, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।